नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में आज हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वाच्य। देखिए, हमारी हिंदी जो वसंत पाठ्य पुस्तिका है उसमें हमारे सारे जो लगभग चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हमने सभी पाठों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको पूरी वसंत पाठ्य पुस्तिका के किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, कोई चैप्टर ऐसा है जो नहीं समझ में आता है, तो अपनी सारी परेशानियां, अपने सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। तो बिल्कुल जरूर बताएं, किसी भी चैप्टर में अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई चैप्टर आपको दोबारा पढ़ना है, तो आप जरूर बताइए कि इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए और दोबारा आपको उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वाच्य, जो कि हिंदी व्याकरण का टॉपिक है। देखिए, वाक्य हमने पढ़ लिए हैं, वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये सारी चीजें हम हिंदी व्याकरण में पढ़ चुके हैं। अब हमारा टॉपिक है वाच्य। वाच्य यानी कि वॉइस जिसको कहते हैं। तो वाच्य होता क्या है? वाच्य होता है किसी भी एक तरह से वाक्य में बोलने का विषय, यानी कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य को बोलने का विषय। तो देखिए, यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि वाक्य में किस विषय की प्रधानता है, यानी कि वाक्य में कौन सा विषय मुख्य है, किस विषय पर बात की जा रही है। तो अभी यहाँ पर आप आगे इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद आपको क्लियर होगा कि वाच्य किसे कहते हैं। ठीक है, वाच्य की परिभाषा भी हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए, कुछ वाक्यों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि वाच्य क्या होते हैं। जैसे देखिए, आयुष आयुष पुस्तक पढ़ता है। आयुष पुस्तक पढ़ता है। दूसरा है संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है। संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है। तीसरा वाक्य भी हम यहाँ पर लिखेंगे, मीरा से गाया नहीं जाता। मीरा से गाया नहीं जाता। अब हमने कहा वाच्य हम पढ़ रहे हैं, यानी कि वाच्य हमें पढ़ना है, वाच्य हमें समझना है, अर्थात हमें समझना है बोलने का विषय, कि वाक्य में बोलने का विषय क्या है। ठीक है, वाक्य में बोलने का विषय क्या है। हमने कहा आयुष पुस्तक पढ़ता है। आयुष पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर आप ध्यान पूर्वक देखिएगा कि जो वाक्य है उनकी क्रियाओं को देखिए, ध्यान पूर्वक उनकी क्रियाओं को देखिए। अभी अभी हमने कुछ टाइम पहले जब वाक्यों के बारे में पढ़ा था, तो हमने कहा था एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया होती है वाक्य में। तो क्रिया क्या है? पढ़ता है, जाता है। ठीक है, ये क्रिया है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक इनकी क्रियाओं को देखिए। जैसे यहाँ पर पढ़ता है, खेला जाता है, गाया नहीं जाता है,
तीन तरह की क्रियाएं हैं यहाँ पर, अर्थात क्रियाओं के विभिन्न रूप हैं। 3 वाक्य लिखे हैं, तीनों में क्रियाओं के अलग अलग रूप हैं। पहले में हमने लिखा है पढ़ता है, दूसरे में खिता है, जाता है और नहीं जाता है। ठीक है, जाता। तो अब यहाँ पर देखिए क्रियाओं के तीनों अलग अलग रूप हैं और इसका मूल कारण क्या है कि प्रथम वाक्य की क्रिया, जो प्रथम वाक्य की क्रिया है वो किस पर डिपेंड कर रही है, दूसरे वाक्य की जो क्रिया है वो किस पर डिपेंड कर रही है, तीसरे वाक्य की क्रिया जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है। इसी के आधार पर, यानी कि जो बोलने का विषय है जिसके आधार पर यहाँ पर क्रिया है वही हमारा वाच्य। देखिए, आयुष पुस्तक पढ़ता है, आयुष पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए आयुष क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है, तो आपकी क्रिया भी पुल्लिंग और एक वचन। संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है, संतोष द्वारा गेंद से। तो यहाँ पर संतोष का इतना ज्यादा एक तरह से संतोष की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, प्रधानता नहीं है। यहाँ पर संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है, यानी कि गेंद की प्रधानता हमें दिखाई है। दूसरा, मीरा से गाया नहीं जाता, यानी कि यहाँ पर जो मीरा से गाया नहीं जाता। अब क्यों नहीं गाया जाता, मीरा से गाया नहीं जाता, ये एक भाव है जिसको हम केवल समझ सकते हैं कि उससे खाया नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता, तो ये एक भाव है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए पहला जो वाक्य है उसमें आयुष से, आयुष पुस्तक पढ़ता है। आयुष क्या है, पढ़ता है क्रिया है, तो जो उस काम को कर रहा है वो करता है। ठीक है, जो काम हो रहा है वो क्रिया है, जैसे पढ़ता है वो क्रिया है, लेकिन कौन पढ़ रहा है, आयुष पढ़ रहा है, यानी कि आयुष जो है करता है। ठीक है, आयुष करता है, तो उपयुक्त वाक्य में, यानी कि इस वाक्य में हमारी जो क्रिया है वो आयुष यानी कि कर्ता के अनुसार लिखी गई है। ठीक है, पहले वाक्य में हमारी जो क्रिया है वो कर्ता के आधार पर लिखी गई है। दूसरा है संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है, यानी कि अब यहाँ पर संतोष जो है सेकेंडरी हो गया, क्योंकि गेंद से खेला जाता है, यानी कि जो उसका कर्म है वो प्रमुख है, तो क्रिया जो है कर्म के आधार पर लिखी गई है। संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है। इसी तरह का तीसरा वाक्य भी हमने यहाँ पर लिखा। तो ये कुछ 3 वाक्य हमने यहाँ पर लिखे और इससे हमने धीरे धीरे क्या समझा कि क्रिया के जिस रूप से, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी परिभाषा यहाँ पर बनती है वाच्य की, और इसको नोट डाउन भी करेंगे। ठीक है, इसको हम नोट डाउन भी करेंगे वाच्य को, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि, यह पता चले कि, आप नोट डाउन कीजिएगा इसको साथ के साथ, पता चले कि यह वाक्य में, कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार वाक्य में क्रिया क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार
प्रकट, भाव के अनुसार प्रकट हुई है, यानी कि किसके अनुसार प्रकट हुई है, कर्ता के अनुसार प्रकट हुई है या कर्म के अनुसार प्रकट हुई है या भाव के अनुसार प्रकट हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात वाक्य में बोलने का विषय क्या है, सीधी और सरल बात, वाक्य में बोलने का विषय क्या है, क्रिया के जिस रूप से, यानी कि आपको क्रिया को देखना है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये किसके आधार पर लिखी गई है और उसी को आप वाच्य कहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्रिया की परिभाषा तो पढ़ ली। अब मैंने आपको बताया कि जो क्रिया जो है वो अलग अलग प्रकार से आपके यहाँ पर शो होती है, अलग अलग प्रकार से हमें पता चलती है। तो अब वो अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं, कैसे पता चलेगा, यानी कि किस किस के आधार पर क्रिया हमें पता चलती है। तो जैसे मैंने कहा, जहां पर क्रिया कर्ता के आधार पर आपको पता चलेगी, कि यहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ पर क्रिया क्या है, कर्ता के आधार पर है, यानी कि यहाँ पर वाक्य में बोलने का जो विषय है वो करता है। जैसे हमने कहा मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, यानी कि पढ़ता है। तो जो पढ़ता है शब्द है वो आपका कर्ता के आधार पर लिखा गया है, यानी कि मोहन जो पुल्लिंग है, जो एक वचन है, यानी कि क्रिया के जो लिंग वचन होंगे वो किसके आधार पर होंगे, वो कर्ता के आधार पर होंगे। ठीक है, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुल्लिंग है, एक वचन है, क्रिया भी उसके आधार पर होगी, पढ़ता है। तो जो जब क्रिया कर्ता के आधार पर होगी तो उसको कहेंगे कृतवाच्य, और जब आपकी क्रिया कर्म के आधार पर होगी, जब आपकी क्रिया कर्म के आधार पर होगी उसे कर्मवाच्य कहेंगे। जब वाक्य में देखिए, ना तो कर्ता के आधार पर होगी और ना ही कर्म के आधार पर होगी, जबकि वाक्य में निहित भाव के आधार पर होगी तो उसको कहेंगे भाववाच्य। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, भाववाच्य। तो तीन तरह के वाच्य हमने यहाँ पर पढ़े, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो आपके वाच्य यानी कि बोलने का विषय जो है वो तीन प्रकार का है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, यानी कि वाच्य आपके तीन प्रकार के होते हैं। अब देखिए, एक एक करके समझते हैं कि क्या होते हैं आपका कृतवाच्य, क्या विशेषता है कृतवाच्य की। अब आपको समझ तो आ गया है कि जहां पर कर्ता प्रधान होता है, कर्ता अर्थात काम करने वाला व्यक्ति, ठीक है, जहां पर काम करने वाला व्यक्ति प्रधान होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। तो अब कुछ विशेषताएं भी तो होंगी कृतवाच्य की, कि कैसे पहचानेंगे कृतवाच्य को या क्या होता है कृतवाच्य में। ठीक है, तो एक एक करके तीनों को यहाँ पर परिभाषित करेंगे और साथ ही तीनों की परिभाषाएं भी यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कृतवाच्य से। क्या होता है कृतवाच्य? अब देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि कृतवाच्य जो आपका होता है उसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, अर्थात क्रिया के जो भी लिंग वचन पुरुष होंगे वो किसके आधार पर होंगे, कर्ता के आधार पर होंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद जब आप नेक्स्ट अगला जो पढ़ेंगे तो आपको बाकी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसमें क्रिया का सीधा संबंध इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। ठीक है, क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है, कर्ता अर्थात काम करने वाले व्यक्ति से होता है, कर्ता से
होता है। अर्थात तथा क्रिया के, अर्थात भी लिख सकते हैं, तथा क्रिया के लिंग। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूं, जैसे मैंने कहा मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो अगर वहां पर मोहन की जगह मैं मीरा लिख दूं, मीरा पुस्तक पढ़ती है, तो जो आपकी क्रिया है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्रिया किसके आधार पर लिखी गई है, यहाँ पर क्रिया कर्ता के आधार पर लिखी गई है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया आयुष पुस्तक पढ़ता है, तो आयुष की जगह अगर मैं यहाँ पर लिख दूं मीरा पुस्तक पढ़ती है, तो मीरा पुस्तक पढ़ती है, ती है यानी कि क्रिया जो है वो स्त्रीलिंग में आ जाएगी। ठीक है, बच्चा पुस्तक पढ़ता है, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है, बहुवचन में आ जाएगा। तो इसी तरह संतोष द्वारा, अब यहाँ पर देखिए संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है। ठीक है, तो संतोष की जगह आप मीरा लिख दो, सीता लिख दो, गीता लिख दो, बच्चे लिख दो, बच्चों द्वारा गेंद से खेला जाता है। बच्चों द्वारा, देखिए बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर कर्ता का कोई एक तरह से यहाँ पर रोल नहीं है, यहाँ पर कर्म का रोल है, तो क्रिया कर्म के आधार पर होगी। तो बच्चों के द्वारा या बच्चों द्वारा गेंद से खेला जाता है, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर कर्ता को चेंज किया है, कर्म को चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने यहाँ पर क्या कहा कि जो क्रिया है, क्रिया के लिंग जो होते हैं, ठीक है, वचन जो होते हैं, वचन, क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार ही होते हैं, कर्ता के अनुसार होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हुआ। एक पंक्ति, इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है तथा क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। यानी कि अगर क्रिया जो है स्त्रीलिंग है, कर्ता जो है स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, अब देखिए इस प्रकार, देखिए जो भी होता है इस प्रकार जब भी आप कोई बात करते हैं, इस प्रकार किसी भी कही गई बात का मुख्य विषय क्या होता है, कर्ता होता है। यानी कि आप जो भी बात करते हैं उसमें बोलने का मुख्य विषय कर्ता होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। उदाहरण के लिए, सोनल कपड़े सी, सोनल कपड़े सी रही है, सोनल कपड़े सी रही है। रोहन खाना खा रहा है, सोनल कपड़े सी रही है, रोहन खाना खा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सोनल कपड़े सी रही है, सोनल क्या है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और उसी के आधार पर आपकी क्रिया जो है यहाँ पर लिखी गई है। अगला देखिए, रोहन खाना खा रहा है, रोहन एक वचन पुल्लिंग, खा रहा है। तो अगर मैं इसी को अपोजिट कर दूं, अगर इसी को मैं अपोजिट कर दूं तो आपकी क्रिया भी यहाँ पर बदल जाएगी, क्रिया भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। जैसे रोहन कपड़े सी रहा है, रोहन
कपड़े सी रहा है और सोनल खाना खा रही है। देख सकते हैं आप कि क्रिया जो है कर्ता के आधार पर चेंज हो रही है, क्रिया कर्ता के आधार पर लिखी जा रही है। तो ये आपका कृत वाच्य है। ये आपका क्या है? कृत वाच्य है, यानी कि जहां पर वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्ता यानी कि काम करने वाले व्यक्ति की प्रधानता है, तो उसे हम कहेंगे कृतवाच्य। सोनल कपड़े सी रही है, रोहन कपड़े सी रहा है। इसी को नीचे अपोजिट कर दे, सोनल खाना खा रही है। ठीक है, तो देखिए दोनों ही वाक्य क्या है? कृतवाच्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका एग्जाम्पल। अब देखिए इन वाक्यों में, अब यहाँ पर जो आपका मैंने आपको बताया कि हम इसको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, तो इन वाक्यों में आप देख सकते हैं कि जो क्रिया का जो आपका कर्ता का लिंग है वही क्रिया का लिंग है, जो कर्ता का वचन है वही क्रिया का वचन है। अगला देखिए आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है? देखिए कर्मवाच्य, जैसे मैंने यहाँ पर कहा, इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। कर्मवाच्य कृतवाच्य में तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से ना होकर कर्म से होता है। इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें, या हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। कर्म की प्रधानता, कर्म की, नोट डाउन भी करेंगे साथ साथ, कर्म की प्रधानता वाले इन वाक्यों में कर्म की प्रधानता वाले इन वाक्यों में कर्म कर्ता की स्थिति में होता है। कर्म किसकी स्थिति में होता है? कर्ता की स्थिति में। कर्म कर्ता की स्थिति में होता है। अब देखिए क्यों होता है कर्म कर्ता की स्थिति में? क्योंकि कर्म ही कर्ता का काम कर रहा होता है, यानी कि कर्म की ही प्रधानता यहाँ पर होती है, कर्ता की स्थिति में होता है। ठीक है, और देखिए क्रिया का जो संबंध होता है वो क्या होता है? कर्म से होता है। यहाँ पर क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, कर्ता से नहीं होता। यानी कि जिस तरह से आप देख रहे थे कर्मवाच्य कृतवाच्य में कि क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से था, यानी कि अगर कर्ता, हमने लिखा भी है कि क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार ही होते हैं, यानी कि जिस तरह का लिंग आपका कर्ता का होगा वही लिंग क्रिया का भी होगा। जिस तरह जो वचन आपका क्रिया का होगा वही वचन आपका, जो वचन आपका कर्ता का होगा वही वचन आपका क्रिया का भी होगा। तो देखिए कर्मवाच्य में हमने साफ साफ सीधा सीधा यहाँ पर बता दिया कि क्रिया का सीधा संबंध आपका कर्म से होता है। यहाँ पर कर्म जो है कर्ता का काम कर रहा होता है। जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल बताया कि वहां पर आप अगर कर्ता को चेंज भी कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि
आपका जो रियल काम हो रहा है वो कर्म से हो रहा है, ठीक है, यानी कि आपकी जो पूरी क्रिया है वो कर्म पर आधारित है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको कर्म वाच्य कहा है। और देखिए क्रिया का जो कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है, कर्म के लिंग वचन और पुरुष, आपके कर्म के जो लिंग वचन पुरुष होते हैं वो उसी के आधार पर क्रिया में भी परिवर्तन होता है। यानी कि जो भी वचन कर्म के होंगे, जो भी वचन, जो भी लिंग कर्म का होगा, उसी के आधार पर आपका क्रिया में भी परिवर्तन होगा। तो सारी चीजें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल यही लाइन आप लिख सकते हैं। देखिए बिल्कुल यही लाइन आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार ही होते हैं, ठीक है। आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ पर कर्ता के अनुसार के जगह पर कर्म के अनुसार लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कर्म वाच्य को समझा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कर्म वाच्य का। अब मैंने आपको बताया कि कर्म वाच्य में क्या होता है। कर्म वाच्य में आपका जो कर्म है वही कर्ता का काम करता है, ठीक है। नानी द्वारा, एग्जाम्पल है, नानी द्वारा कहानी सुनाई, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, हम कर्म वाच्य पढ़ रहे हैं और मैंने आपको कहा कि कर्म ही यहाँ पर क्या करता है, कर्ता का काम करता है। नानी, नानी क्या है, इस वाक्य में कर्ता है। कहानी कौन सुना रहा है, नानी सुना रही है। काम कौन कर रहा है, नानी कर रही है। तो नानी करता है, लेकिन वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़िए। वाक्य आपका नानी के आधार पर यानी कि कर्ता के आधार पर नहीं है, वाक्य आपका उनके कर्म के आधार पर है, यानी कि जो वो काम कर रही है उसके आधार पर है। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। अगर यहाँ पर जो कहानी शब्द है वो आपका कर्म है। क्या है, कहानी शब्द जो है वो आपका कर्म है, यानी कि सुनाई जाती है, सुनाई जाती है, ये आपका क्रिया है। तो ये क्रिया आपकी नानी के आधार पर ना होकर कहानी के आधार पर है, ठीक है। नानी आपका कर्ता है, कहानी आपका कर्म है, ठीक है। तो इसमें जो आपकी क्रिया है सुनाई जाती है। अब आप नानी को बदलकर यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। नानी को बदलकर आप मामा लिख सकते हैं, ठीक है, चाचा लिख सकते हैं, पापा लिख सकते हैं, ठीक है, या मोहन लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी आप पुल्लिंग शब्द लिख सकते हैं, लेकिन तब भी आपका ये आगे का जो वर्ड है वो चेंज नहीं होगा। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, पापा द्वारा कहानी सुनाई जाती है, चाचा द्वारा कहानी सुनाई जाती है, मामा द्वारा कहानी सुनाई जाती है, मोहन द्वारा कहानी सुनाई जाती है, गीता द्वारा कहानी सुनाई जाती है। तो अब क्या हुआ कि जब आपका वाक्य जो है ये चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। कर्म है कहानी, तो कहानी आपका स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है, उसी के आधार पर आपकी क्रिया भी लिखी गई है स्त्रीलिंग और एक वचन में। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, ठीक है। अगला है यहाँ पर एक और एग्जाम्पल। राकेश से भोजन किया जाता है। राकेश से भोजन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम है, राकेश से भोजन किया जाता है।
तो राकेश से, यहाँ पर राकेश से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर हमारा कर्म है भोजन। कर्म क्या है? भोजन। भोजन किया जाता है। अगर राकेश की जगह मैं मीरा लिख दूं, राकेश अगर मैं अगर नानी लिख दूं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके इस क्रिया में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी प्रभाव नहीं होगा। राकेश से भोजन किया जाता है, राकेश से भोजन किया जाता है, मीरा से भोजन किया जाता है, नानी से भोजन किया जाता है, सीमा से भोजन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपके कर्म पर, आपकी क्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या है? आपका कर्म वाच्य है, यानी कि आपकी जो क्रिया है इसमें किसके आधार पर है? आपकी जो क्रिया है इसमें पूरी की पूरी कर्म के आधार पर लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पर कर्ता की प्रधानता नहीं है, यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कर्मवाच्य को भी समझा कि यहाँ पर कहानी और भोजन जो है वो कर्म है और क्रिया सुनाई जाती है, किया जाता है, उसका सीधा संबंध आपका कर्म से है। क्लियर हुआ सभी को? तो दो चीजें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। अब आता है हमारा नंबर 3, भाववाच्य। ठीक है, नंबर 3 आता है हमारा भाववाच्य। तो भाववाच्य की में एक खासियत होती है कि भाववाच्य में ना तो क्रिया जो है कर्म के आधार पर होती है और ना ही क्रिया कर्ता के आधार पर होती है। यानी कि आपकी जो क्रिया है वो ना तो कर्ता, काम करने वाले व्यक्ति के आधार पर लिखी जाती है, उसके लिंग वचन के आधार पर लिखी जाती है, और ना ही जो काम किया जा रहा है यानी कि कर्म, उसके आधार पर उसके लिंग और वचन लिखे जाते हैं। तो क्या होता है भाववाच्य? ध्यान से देखिएगा, इसमें क्रिया का सीधा संबंध, देखिए इसको ध्यान पूर्वक लिखिए, इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता व कर्म से ना होकर भाव से होता है। ठीक है, इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता व कर्म से ना होकर भाव से होता है। भाव से होता है, और क्रिया के जो भी पुरुष है, वचन है, वो किसके अनुसार? ना तो कर्ता के अनुसार होते हैं, ना कर्म के अनुसार होते हैं। वो हमेशा, देखिए इसको भी लिख लीजिए ध्यान पूर्वक, क्रिया के पुरुष, वचन और लिंग, ध्यान रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें क्रिया के पुरुष, वचन और लिंग, कर्ता, कर्म के कर्म के अनुसार ना होकर, ध्यान दीजिएगा, कर्म के अनुसार ना होकर हमेशा अन्य पुरुष, एक वचन, यानी कि वचन हमेशा एक में ही, एक वचन नहीं रहेगा और पुरुष हमेशा अन्य पुरुष होगा। ठीक है, तो इसमें
क्रिया के पुरुष वचन और लिंग कर्ता कर्म के अनुसार ना होकर हमेशा अन्य पुरुष एक वचन ही होते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर हमने मेन चीज लिखी। और दूसरा, मुख्यतः इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग ही होता है, यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो है अकर्मक क्रिया होती है। और दूसरा, एक सबसे मेन पॉइंट, प्रायः निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य कहलाते हैं। देखिए, इसमें इतनी सारी चीजें आपको याद करनी है, इतनी सारी चीजें इसमें पढ़नी है। तो आपने साथ के साथ अगर इसे नोट डाउन किया होगा तो इसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। अभी आज हमने यहाँ पर वाच्य क्या होता है, वाच्य के कितने भेद होते हैं, वो हमने जाना। नेक्स्ट सेशन में हम वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं वो हम जानेंगे, और साथ ही भाववाच्य के एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।